पुचका खाएगी, आइसक्रीम खाएगी, ब्रेड रोल भी तुझे पसंद है, लेकिन पढ़ाई करने का वक्त आए, होमवर्क करने का वक्त आए, बस बुखार आ जाता है। अरे आमी की बोका, रोज सुबह उठ के डेली तेरे लिए नाश्ता पकाऊं, टिफिन रेडी करूं, तुझे रेडी करूं। तुझे समझ में भी आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, या मैं यूं ही अपना गला खराब कर रही हूँ? देख टिमली, मैंने आखिरी बार भी तुझे लास्ट वार्निंग दी थी, आज भी बोल रही हूँ, पढ़ाई तो तुझे करनी पड़ेगी, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। समझ में आई? हे भगवान, वो क्या है? ए तिमली, नंबर नोट कर। WB 38V2086। हाँ, एक मिनट। एक 00। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपके और हमारे हाथों में दिया गया एक ऐसा हथियार है जिसकी सहायता से हम सब मिलकर जुर्म के खिलाफ लड़ते हुए न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि दूसरों की भी। ये एक अधिकार भी है और एक कर्तव्य भी। कोलकाता की रहने वाली एक साधारण सी महिला पारुल को जब लगा कि कोई मुसीबत में है तो उसने 100 पर फोन करके पुलिस को ये जानकारी दी। लेकिन समस्या ये थी कि पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि एक कार की डिक्की के अंदर फंसी हुई किसी लड़की को उनकी मदद की जरूरत है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1,41,00,000 की आबादी और 1,480 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए महानगर कोलकाता में वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे कार की डिक्की में बंद किया था और क्यों। क्या यह कोई साधारण अपहरण का मामला था या व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था, या फिर लहू से जुर्म की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी लिखी जा रही थी जिसका हर हिस्सा न केवल चौंका देने वाला था बल्कि जानलेवा भी। खबर मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और पारुल के बताए हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे वो बहुत जल्द कार के मालिक के घर जा पहुंची। जी, सब इंस्पेक्टर उत्पल दास। शांतनु पाल आप ही है क्या? जी, व्हाइट कलर का कार WB 38V0286 आप ही का कार है? कोई बचाओ! जी ये कार मेरे नाम पर है, पर मेरी बेटी सुवर्णा इस्तेमाल करती है। आपकी बेटी अब कहाँ है? सुवर्णा, यदि कैशो। तुम्हारी कार किधर है? वो तो छीन के ले गए। छीन के ले गए? कौन? नहीं मालूम। आज सुबह जब मैं शांति निकेतन से कोलकाता की तरफ आ रही थी तब अचानक से एक गाड़ी मेरे पीछे से आई और मुझे ओवरटेक कर लिया और उसमें से कुछ गुंडे बाहर निकले। मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स ले ली। पकड़! चल जल्दी कर, गाड़ी चला, जल्दी कर। रद्द नहीं हो रहा है गाड़ी। और मैं अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए जंगल में घुस गई। तभी अचानक मेरी गाड़ी का टायर इसको भी अभी पंक्चर होना था। दीदी मुझे बचा लीजिए। दीदी मुझे बचा लो, उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। पर तुम हो कौन? मैं रेशमा। वो लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर लाए हैं। आप जो वो होटल में खाने के लिए रुकी थी ना,
तब मैं चुपके से आपकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे बचा लो दीदी। इसका मतलब ये लोग तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़े थे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बाहर आओ। तुम बाहर आओ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। शिट, इसका नेटवर्क भी अभी नहीं लग रहा है। शिट। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम टायर चेंज करने में मेरी हेल्प करो। दीदी वो लोग आ गए। दीदी दीदी वो लोग आ गए। इस गाड़ी की लड़की कहाँ है? मिली? तो वो कहाँ जाकर छिप गई है? सुन, हम दोनों ये गाड़ी लेकर निकलते हैं। उस साली को यहीं मरने दे। चल 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 चल, निकल निकल। स्टार्ट नहीं हो रहे। अरे तुम सब एक के एक नालायक हो। सुन, लगता है ये गाड़ी का बैटरी खराब है। आसपास किसी गैरेज में जाके ये बैटरी चेंज करके जल्दी अपना अड्डे में आ। उसके बाद काफी देर तक मैं वहीं छिप के बैठी रही। फिर सड़क से आके बस पकड़ के तब कोलकाता पहुंची। उस गाड़ी का नंबर याद है? नहीं, नंबर कुछ याद नहीं है, लेकिन ग्रे कलर का एसयूवी था, इतना पक्का है। उनमें से किसी का नाम लेके पुकारा था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन जो मेन आदमी था उसके लंबे बाल थे और उसने कैप पहना हुआ था। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। उसके बाद से ये बिल्कुल डरी हुई है। हेलो हेलो, एसएपी इंद्रजीत हियर। ग्रे कलर के एसयूवी का नंबर पता नहीं चला, मगर उसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था। आसपास के कोई गैरेज में वो बैटरी चेंज करने वाले थे। ओके, ये वारदात कहाँ हुई? बोलपुर के चौहट्टे गांव के पास। ओके, कुछ और डिटेल मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। माँ वो अच्छा आदमी है, नाम है उनका वहाँ पे। पर तुम इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी बेटी? माँ अब बाबा नहीं रहे तो किसी ना किसी को तो टाका पैसा कमाना ही पड़ेगा ना। और फिर मैं अगर वहाँ जाऊंगी तो इन दोनों का पढ़ाई लिखाई और बाकी सब खर्चा भी हो जाएगा। और फिर बाद में आप लोग भी वहाँ आ जाना। इतनी कम उम्र में रेशमा पैसा कमाने के लिए कहां जाने की बात कर रही थी, और जो लड़की अपने भाई बहन के भविष्य को सजोने के लिए घर से निकली थी वो उस कार की डिक्की में कैसे पहुंच गई? इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं था। कोलकाता पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था और वो था कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे ये केस और पेचीदा होता जा रहा था। इस पेंट को गाड़ी से गिरा देती हूँ, कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। सटकर, 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 सटकर।
क्या रे डिक्की में क्या है? हाँ क्या सर? कुछ भी तो नहीं है सर। कुछ भी नहीं? तू इतना सारा कलर पे फिर से गिर रहा है? हाँ उतर के देख, पूरा रास्ता खराब कर दे तूने। डिक्की खोल। सर जी मैं बोलता हूँ सर जी আপনি এত রাগ করবে না, আমি খুলছি। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ 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 ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम या हेलो, एक मारुति गाड़ी है वाइट रंग की, प्राइवेट नंबर है। द नंबर इज WB38V2086। इसको रोको, अगर कहीं भी दिखे तो। इसका बैकलाइट फूटा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ किडनैपिंग केस। द नंबर इज WB38V2086। चल डिक्की खोल, चल डिक्की खोल, उतर डिक्की खोल, डिक्की खोल, डिक्की खोल, हाँ डिक्की। काकुल ये तूने क्या किया? पुलिस वाले को मार दिया? अरे ऐसे नहीं मारता तो हम दोनों मारे जाते। कैसे? अभी इसकी वॉकी में खबर आया था। वो कहाँ गया वॉकी? सारा कलकत्ता का पुलिस ढूंढ रहे हुए। रुक। एक तरफ जहां अपना फर्ज निभाते हुए कोलकाता पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया था, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक पल की भी देरी ना करते हुए चौहट्टा गांव के आसपास उन गुंडों की एसयूवी की तहकीकात शुरू कर दी थी। उसका नंबर नोट किया? हाँ सर, उसका नंबर है WB20U0955। तो गाड़ी की चाबी शिल्पी को देके निकल जा। हम लोगों को थोड़ा लंबा चक्कर काट के आना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। जब जरूरत होगी तो मैं तुझे कॉल कर लूंगा। ठीक है चल। हाँ हेलो कंट्रोल रूम हियर। ग्रे कलर की एसयूवी का रजिस्ट्रेशन फॉल्स है। ऐसी गाड़ी का आरटीओ में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हेलो, मेरा नाम मानिक दास है सर। मैं गोल्फ क्लब रोड से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक बाइक लावारिस पड़ा हुआ है और एक पुलिस का वॉकी टॉकी पड़ा हुआ है सर, टूटा फूटा। क्या नंबर है बाइक की? WB01AG9815। सर मैंने देखा था, वो लोग एक सादा कार में था और गाड़ी का पीछे का जो लाइट है ना वो फूटा हुआ था और उसी में से ना ये कलर गिरा था। आई थिंक कांस्टेबल ने इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कार को रोका होगा, और ये भी हो सकता है कि वो खुद किसी प्रॉब्लम में हो। सर ये पेंट पीछे से आ रही है, इसका मतलब वो लोग बीटी रोड से आ रहे थे और अभी साउथ कोलकाता की तरफ जाते हुए टॉलीगंज की तरफ मुड़ गए सर। चलो हम लोगों को उस तरफ चल के देखना चाहिए। हाँ लेट्स मूव। एसीपी इंद्रजीत कम ऑनलाइन। सर एसयूवी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। नंबर नोट करो। द नंबर इज WB02309555। ये बिंदी लगा के तुम कितनी सुंदर लग रही हो, पता है तुम्हें? अब एक किस तो देना ही पड़ेगा। अब 21 मैंने दिया है तो तुम भी 21 दो। नहीं, लेट हो रहा है, चलो। तो क्या हुआ, तुम नहीं दोगी तो और ज्यादा लेट होगा। कपड़ा पहनने जाओ, जाओ।
बहुत हुआ, मैं हूं ना, संभाल लूंगी, देखती हूँ मैं। दीदी तुम्हें किसी कौन हो? इसको संभाल कर रख, छोड़ना नहीं। हम लोग एक जरूरी काम निपटा के आते हैं। छोड़ो नहीं इसको। चल कबला चल। इस गाड़ी को ठिकाना लगाना होगा। क्यों मार डाला उनको? है की बोलतीस तू? मार डाला उसको? हाँ, बुलबुल को मार डाला और मुझे जबरदस्ती ले आए और रास्ते में एक पुलिस वाले का भी जान ले लिया। सर, 2 आदमी हमारा दुकान के सामने गाड़ी छोड़ के चला गया सर, इसलिए मैंने थाना में फोन किया सर। सर पूरा ब्लड ही ब्लड। हाँ, गाड़ी तो वही है। अच्छा ये बताइए, वो लोग यहाँ गाड़ी पार्क करके गए कैसे? सर वो लोग तो ऑटो पकड़ के चले गए। किस तरफ? सर कपड़डांगा की तरफ। वो ऐसे ही आए थे और ऐसे ही चले गए। सर इसका मतलब यही है जो लोग कपड़डांगा के आसपास करीब है 3-4 किलोमीटर के अंदर है। इसका मतलब कपड़डांगा के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ वो लोग छिप सकते हैं? सर इतना बड़ा एरिया, हमारे पास ना लगेगा कोई फोटो, ना किडनैपर का था सबूत। ये भी नहीं पता ये लड़की को लेकर वो लोग क्या करेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि किडनैपर में से एक का हुलिया कैसा है। ये भी पता है कि एक दिन पहले खुद का एसयूवी का इस्तेमाल कर रहा था वो। मैं मानता हूँ कि वो काफी नहीं है, लेकिन अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए इन्हीं क्लू के सहारे हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। सच्ची बोलो, तुमने क्या बुलबुल दा को मार डाला? हाँ मार दिया, क्योंकि उसने गद्दारी किया था, जोगादार से धोखा किया था उसने। और वो पुलिस वाला, उसको क्यों मार डाला? अगर उसे नहीं मारता तो पुलिस और गवर्नमेंट दोनों मिलकर मुझे फांसी पे लटका देती। अगर उनसे मैं बच भी जाता तो जोगादा मुझे नहीं छोड़ता, मरवा देता। मगर अब मेरा क्या होगा? सोचा है तुमने? तुमने पुलिस वाले को मारा है ना? वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी जाके छुपोगे तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। और इसके बाद क्या मैं इसको जेल में पैदा करूंगी? तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? इसको छोड़ दो यहाँ पर और निकलते हैं यहाँ से। दिल्ली मुंबई कहीं भी चले जाएंगे। पागल हो गई है क्या? पागल हो गई है? उसको दिल पे छोड़ दे। हैं? वो पुलिस को सब उगल देगी, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा? सोच रहा है? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ अगर इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अपनी पत्नी के बेहोश होने के बावजूद भी बंका जिसका फोन उठाने पर मजबूर हो गया था, जिसका नाम मोबाइल पर पढ़ते ही वो बुरी तरह से घबरा गया था, कौन था वो जोगादा? हाँ जोगादा नमस्कार। ठिकाने लगा दिए लड़की को? यहाँ पे गंडगोल हो गया है जोगादा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा जोगादा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जोगादा, मैं क्या करूं मैं? मार डाल उसको। जोगादा ये आप क्या कह रहे हैं जोगादा? वो मेरी बीवी है जोगादा, उसके पेट में मेरा बच्चा है जोगादा मैं उसे कैसे मार दूं? अगर वो इस हाल में पुलिस के हाथ लग गई ना तो अपने बच्चे के लिए सब भग देगी। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू जिंदा रहेगा ना तो दूसरा बीवी भी आ जाएंगे और बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। और अगर तू फंस गया ना, मैं तुम दोनों को मरवा दूंगा। समझा मेरी बात? दूसरी तरफ पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। बिना किसी सुराग के अपराधियों तक पहुंचने के लिए
पुलिस ने उस एरिया में पूछताछ शुरू कर दी। उसके पास लंबा सा मतलब बड़ा गाड़ी है और उसके अंदर एक आदमी है जिसका बाल लंबा लंबा है, देखा है इसको? और उनके पास एक व्हाइट मारुति भी थी। हाँ साहब, ठाकुरबाड़ी में रहने वाले कुछ लोग एक बड़ा सा गाड़ी में घूमता है। और कुछ पता है इसके बारे में? सर वो लोग अक्सर पाना सीट के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते। कुछ झोलझल किस्म के लोग मालूम होता है सर। ये ठाकुरबाड़ी है कहाँ? हॉस्पिटल मोड़ से आगे लेफ्ट में घर है, पूल के पास, वही है ठाकुरबाड़ी। ठीक है, लेट्स मूव। ये कोलकाता का मौसम भी बड़ा अजीब है, कभी धूप है तो कभी बारिश है। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। हो सर, यस, ये पर्स मिला है। सर, ये 24 परगना के दौतोपुकुर से कोलकाता तक का है सर। 4 दिन पहले का है। हाँ सर। मतलब वो लोग उस लड़की को किसी जगह से उठा के लेके आए थे। सर जल्दी आइए। कॉल द एम्बुलेंस एंड द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। ओके सर। एक लड़की उम्र करीब 18-20 साल की, उसका हस्बैंड को मर्डर करके कल उसको किडनैप किया था। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर, आजकल मैं तो ऐसे किसी को देखा ही नहीं। ये ठाकुरबाड़ी किसकी है? सर इसका मालिक लोग वो यूएस है ना, अमेरिका, वहीं पर चला गया सर। सब एक घर कई साल से बंद था, इसलिए गुंडे लोग जबरदस्ती घुस गए। एक ग्रे कलर की एसयूवी देखा है आपने यहाँ पे? हाँ, वही गाड़ी में तो वो लोग आता जाता था। और कौन कौन आता था यहाँ पे? और तो कोई नहीं। हाँ, मगर 2-3 महीना में नया नया लड़की लोग इधर आते थे, फिर चले जाते सर। उस गाड़ी को आखिरी बार कब देखा आपने? करीब 1.5 घंटा पहले वो 2 आदमी आके फिर चला गया। सर वो जो लड़की का मर्डर हुआ ना, कोई लड़की हमेशा इधर ही रहता था सर। साथ में कोई लड़की थी? लड़की नहीं, लड़की तो नहीं देखा। सुवर्णा ने इंस्पेक्टर को बताया था कि रेशमा की उम्र लगभग 16-17 से ज्यादा नहीं थी और जो लाश पुलिस को ठाकुरबाड़ी में मिली थी वो एक 26 से 27 साल की प्रेग्नेंट औरत की लाश थी। ठाकुरबाड़ी में रेशमा और गुंडों की गैर मौजूदगी इस बात को भी साफ जाहिर कर रही थी कि रेशमा को यहाँ से ले जाया गया है और संभव है कि वो अब भी जिंदा है। पड़ोसियों से पूछताछ से इतना साफ हो गया था कि ठाकुरबाड़ी और प्रोस्टिट्यूशन का गहरा रिश्ता है, लेकिन एसीपी इंद्रजीत के अनुसार वेश्यावृत्ति से जुड़े लोग सरेआम दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसे में एसीपी ने तय किया कि लाश की फोटो दत्तपुकुर पुलिस स्टेशन भेजकर पता किया जाए कि वो लड़की कौन है और उसका दत्तपुकुर से क्या रिश्ता है। रविंद्र, यस सर। ये औरत 4 दिन पहले हमारे दत्तपुकुर एरिया से कोलकाता गई थी, जहां उसका संबंध एक किडनैपिंग केस के साथ जोड़ा गया है। पता करो ये कौन है। ये तो शिल्पी है, बंका की बीवी। बंका? जी। बंका कौन है? नोटोरियस है सर, मर्डर केस में अंदर हुआ था, पेरोल में बाहर होने के बाद से गायब है। चलो उसके घर चलते हैं। सर अगर शिल्पी नहीं होगी तो घर पर कोई नहीं होगा। यहाँ उसका उठना बैठना किसी के साथ तो होगा ना? उसका दोस्त बुलबुल चौधरी। बुलबुल चौधरी। अब तक रेशमा को लग रहा था कि उसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन सच्चाई उसकी सोच से उलट थी। बुलबुल जिंदा था, पर अब सवाल यह उठ रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो खामोश क्यों था। देख बुलबुल, एक भी झूठ बोलेगा ना तो बहुत फंसेगा। बंका, उसके बीवी का और तेरा सारा फोन रिकॉर्ड में चेक करूंगा तो सब सच सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर तू एक भी सच बोलता है ना, कोई फायदा नहीं। तब तक तेरा बदन बहुत सूज चुका होगा रे।
इसलिए फायदा इसी में है, अभी सच बोल। लेकिन सब आप लोग ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक लड़की का कल अपहरण हुआ है, बोल क्या जानता है? सब मेरी बीवी है सब। ये फोटो किसका है? ये तो मेरी बीवी का फोटो है, अभी मायके गई है वो। बंका दोस्त था ना तेरा, और ऊपर से तू उसके बीवी की मदद भी करता था, फिर उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब से हम दोनों ने वो जोगादा के लिए काम करना शुरू किया ना, तब से दोस्ती खत्म हो गई साहब। जोगादा? मतलब वो जो उस एरिया का नेता है? अरे साहब वो तो ऊपर से नेता है साहब, अंदर से साला बांग्लादेश में लड़कियों का बंदोबस्त करता है वो। मैं उन लड़की लोग को लेके बिना वीजा और पासपोर्ट के यहाँ पे आता था, इच्छामती नदी पार करके, और वो जो बंका है ना, वो ही बेच देता था लड़की लोग को। लेकिन सब सच में जब से मैंने रेशमा को देखा, मैंने बस ठान लिया कि उसको बंका के साथ नहीं भेजना है। फिर हम दोनों ने शादी कर ली साहब। लेकिन वो बंका को जब पता चला, वो जाके उस जगादा को बोल दिया साहब, इसीलिए बुलाया था हम दोनों को मिलने के लिए। देख बुलबुल, जो चीज बाहर बेचने के लिए है ना, वो चीज अगर तू अपना पास रखना चाहता है तो उसका कीमत देना पड़ेगा। और तूने तो कोहिनूर डायमंड चुराया है। जोगादा आप मुझे थोड़ा वक्त दे दो जोगादा, मैं उसका पूरा कीमत आपको चुका दूंगा। उसके हिसाब तू मेरे को देंगे। जोगादा! लेकिन बंका को हिसाब देने का जल्दी था, इसलिए मुझे टाइम नहीं दिया। बंका का कोई नंबर है तेरे पास? क्या साहब, वो तो हर हफ्ता अपना मोबाइल नंबर सब चेंज कर देता है साहब। उसका नंबर मिलना बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। इस केस का सरकारी गवाह बनेगा। हेलो सर, मैं दत्तोपुकुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर सुब्रतो बोल रहा हूँ। इस केस में एक जरूरी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है, वो बताना था आपको। सर, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आई नीड अ परमिशन। डोंट वरी, हो जाएगा। राइट सर। ऑफिसर, अब क्या बोल रहे हो? अब कुछ पता है? सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने ब्लेम किया है आपके ऊपर। अरे बकवास, ये सब बकवास है ये सब। अरे कोई एक पागल आदमी मेरे बारे में आपको कुछ बोले, अब मेरे से पूछताछ करने चले आए हो। आपको सीनियर ऑफिसर का नाम बताओ, उसका नाम बताओ, मैं बातचीत कर लूंगा। सर, मेरे से बड़े सीनियर ऑफिसर्स की तो लंबी लिस्ट लग जाएगी। किस किस का नंबर दूं आपको? आप सिर्फ इतना कीजिए, बता दीजिए बंका का कोई नंबर है कि नहीं आपके पास। अरे बाबा, उसका नाम तक पता नहीं मेरे को, अब नंबर से पूछ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, लगता है आपसे दोबारा मुलाकात करना पड़ेगा। हेलो जोगादा, सुन, पुलिस उस लड़के के बारे में पूछने के लिए मेरे घर भी आए थे। मुझको लगता है वो बुलबुल ने सब बक दिया। दादा, अब मैं क्या करूं? उस लड़की को मार डाल, वरना आज नहीं तो कल वो सबूत और गवाह दोनों बन जाएगी। दादा, उस लड़की के चलते मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कम से कम मैं बेचूंगा तो 1-1.5 लाख तो कमा ही लूंगा। कमाने के चक्कर में अपना जान मत गवा। वो लड़के को वहीं खत्म करके देश का बॉर्डर क्रॉस कर जा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। जोगादा, जोगादा। सर, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आई नीड अ परमिशन। हो जाएगा। अब तुम गए जोगादा। सर, उस लड़की का जान खतरे में है। बंका किसी भी समय उसको मार सकता है। बंका का फोन ट्रेस कराओ इमीडिएटली। ऑलरेडी ट्रेस करना शुरू कर दिया है। गाड़ी सॉल्ट लेक के आसपास कहीं न्यू टाउन की तरफ जा रहा है। मैं आपको गाड़ी का नंबर तुरंत ही भेजता हूँ। ओवर एंड आउट।
हाँ सर, हम आ गए सर। ओके सर। ये फोन कहाँ से मिला? कचरे के डिब्बे में। बंका तक पहुंचने का इकलौता जरिया उसका फोन नाकाम हो चुका था। सुबह से लेकर अब तक पुलिस ने अपनी तफ्तीश से मामले को काफी सुलझा तो लिया था, लेकिन बंका अब भी आजाद घूम रहा था और उसकी आजादी का मतलब था रेशमा की बर्बादी। शाम ढल चुकी थी। कोलकाता शहर और रेशमा की जिंदगी पर रात गहराने लगी थी। मैंने वो फोन सॉल्ट लेक मार्केट में फेंक दिया था। अब देखना है कि वो पुलिस वाला साला अगर फोन का ट्रेस करेगा भी, वो उधर सॉल्ट लेक में जाके मरेगा। मुझे पता था ऐसा ही होगा। अपराधी अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हमें उनकी हर चाल समझने की आदत होती है। बंका ने आधा घंटा पहले अपना मोबाइल सॉल्ट लेक में फेंका है। इसके बाद वो लड़की को मारने या ठिकाने लगाने के लिए कोई भी सुनसान जगह ढूंढेगा। मगर तू इस लड़की का क्या करने वाला? जगदा ने कहा था उसे मार डाल, पर मैं सोचता हूँ नहीं, उसे मारने से पहले उस साली के साथ थोड़ा मजा लिया जाए। फिर साली को ठिकाने लगा के आज हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये सब करेगा किधर? इस एरिया में बाईपास के आसपास यही एक जगह है जहां यह काम वो आसानी से कर सकता है। Are you sure, sir? वो ऐसे ही करेगा? हाँ, अपराधी के दिमाग से सोचो। सॉल्ट लेक में कोलकाता पुलिस की हद खत्म होती है और बंगाल पुलिस की हद शुरू होती है। यहाँ से भीड़ भाड़ में वो वापस नहीं जाएगा। कोलकाता में तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। फिक्र मत कर, एक जगह है जहां इस वक्त कोई नहीं होता। सामने राजरहाट बाईपास है और रात के समय वो बिल्कुल सुनसान रहता है और उनके लिए यही आसान होगा कि उस लड़की को यही मार के सीधा एयरपोर्ट पकड़ते हुए बॉर्डर की तरफ बोंगा जाए, और इसके लिए वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है। अपनी गाड़ी लेकर हम आगे नहीं जा सकते। रोड पर हर जगह पुलिस चेक कर रही होगी। एक काम करते हैं, राजारहाट मोड़ के पास हम किसी बस पर चढ़ जाते हैं जो दमदम जाती हो। दमदम जाके लोकल ट्रेन पकड़कर हम कोलकाता से दूर निकल जाएंगे। सर फिर तो एक ही जगह जाओ से लेके जा सकते हैं, और वो जगह इस वक्त बिल्कुल सुनसान रहती है सर। कौन सी जगह? इको विस्टा वाला एरिया सर। इको विस्टा। हम लोग इको विस्टा पहुंच रहे हैं। फौरन एक बैकअप टीम भेजो। इको विस्टा आ गया। अभी लाइट बंद करो और थोड़ा धीरे चलाओ। सर आगे गाड़ी देखिए, डिक्की खुला है, कोई नहीं इसके अंदर।
अरे चलो, या मेरी मैयत पे ही बाहर निकलोगी? अरे चलो जल्दी। चलिए जी। अरे कितना टाइम लगाते हो तैयार होने में? गलती इसकी है जी, मैं तो कब से तैयार हूँ। 20 मिनट से सूट सेलेक्ट कर रही है। मम्मी जी चलो अपनी पकड़ पकड़ बंद करो अभी, मुझे मरीज भी देखने होते हैं, तुम्हारी तरह बेला नहीं बैठा हूं मैं। चलो जल्दी आओ, चलो। और तू किथे चली उड़ियां मार दी? पापा जी इसके साथ। क्यों? तू बॉडीगार्ड है उसकी, जो इसे कोई उठा के ले जाएगा जो तू साथ होगी तो? कोई फूटे भागों वाली शुभ काम के लिए जा रहे हैं हम इसे साथ लेके। अगर तुझे साथ लेके जाएंगे तो बच्ची कुछ शांति भी भंग हो जाएगी। पापा जी अब कब तक एक बात को लेकर बैठे रहेंगे? जब तक तेरी अर्थी नहीं निकल जाती इस घर से। चल जा अंदर। गलती करना गलत होता है, लेकिन यह भी सच है कि गलतियां ही इंसान की सबसे बड़ी टीचर भी होती हैं। गलती के साथ एक और शब्द भी जुड़ा होता है और वो है माफी। और एक सवाल भी उठता है कि क्या हर गलती माफी के काबिल होती है? आज की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका भी यही मुद्दा है, जहां कुछ लोगों ने गलतियां की जिनमें से कुछ गलतियां माफी के काबिल थीं लेकिन उन्हें माफ नहीं किया गया, और कुछ गलतियों को माफी के काबिल ना होने पर भी नजरअंदाज कर दिया गया। ओए, हाथ थोड़ा पीछे रख, बेटी है मेरी, पीछे रख हाथ थोड़ा। चल जल्दी कर। सर जी परेशान मत होइए, आपको जो फोटो अच्छी लगी उनमें से आप रख सकते हैं। चलो जल्दी। ओए, ओए गड्डी कितने गई मेरी? और लगता है ले गए। हाँ? सब तेरी वजह से हुआ है। अगर देर नहीं करती ना तो मेरे को गाड़ी यहाँ सड़क पे पार्क नहीं करनी पड़ती। तुमको पता है कितना डैमेज करेंगे मेरी कार के साथ? सारा का सारा घर मेरी बर्बादी करने पे तुला हुआ है। और मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रिक्शा लेके जाओ, मैं गाड़ी छोड़ के लेकर आता हूँ। जाओ। वो तेरी, ओए! कौन खाएगा ये? कौन खाएगा? थोड़ा सा और। अच्छा पापा को फोन लगाएं? हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बाबा आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। और हाँ सुनो, खाना मत खाना। अरे मैं लेकर आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। बस रोक दो। ये लो, थैंक यू। पापा आ रहे हैं। थोड़ा चुका लो गुड़िया। अरे चल मुंह खोल। हाँ मुंह बंद कर। बस अभी 24 घंटे में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? पक्का ना? स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? अरे मैंने इलाज किया तो ठीक होगा ही। चलो अभी मुझे और भी मरीज देखने हैं, चलो जल्दी। नेक्स्ट, बैठो। रेणुका, रेणुका। कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? क्या कर रही है तू यहाँ? समझे? पापा जी वो बस पूछ रहा था मरीज कि को भड़का रही है? नहीं पापा जी। चुप कर। और तू यहाँ इलाज करवाने आया, टाइम पास करने आया? तेनू बता रहा दवा खत्म हो गई है, चल जा अंदर लेके आ दवा।
आप प्लीज़ रोइए मत। आप तो जानते हो डॉक्टर साहब को, वो ऐसे ही है। अब कौन क्या कर सकता है बताइए। राजस्थानी का दवाखाना यही है? हाँ जी यही है। कहाँ है वो? अंदर। अरेस्ट करने आए हो या इलाज करवाने? जो भी है जल्दी बोलो, बाहर मेरे और भी पेशेंट हैं। आपके दामाद नवीन पर कल रात हमला हुआ है, उसी सिलसिले में आए। जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, सर पे गहरी चोट लगी। वही तो मैं सोचूं कि मेरे इतने अच्छे भाग का जो मुझे उसकी मौत की खबर सुनने को मिलती। मेरी एक बेटी तो विधवा है और दूसरी को विधवा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। सर हम दोनों नवीन के दोस्त हैं और भाभी जी और नवीन की लव मैरिज हुई थी, वो भी भाग कर। तुम लोग भी ना सही में किडनैपिंग कर रहे हो क्या? अब हटाओ ये सब, डर लग रहा है तुम लोगों को देख के। उसकी कोई खास वजह? उसका बाप ड्राइवर था मेरा और उसका वो पिल्ला नवीन मेरी बेटी को भगा के ले गया था। शादी के बाद नवीन के कहने पर हमने पापा जी, मम्मी जी और दीदी नजर नहीं आ रहे। बाहर गई है, मैंने भेजा है और इन्हें बुलाया है तेरे इस दूल्हे की खातिर करने के लिए। देख क्या रहे हो? शुरू जाओ, तोड़ दो इसके। नवीन उठो, कभी माफ नहीं करूंगी आपको इसके लिए मैं। चल निकलो तो, और मुड़ के मत आना थे। चलो। सर एक बार पहले भी इसने नवीन को बहुत मारा था और सर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हाँ दी थी धमकी। मैं तो अब भी चाहता हूँ कि वो मर जाए, लेकिन उसके गंदे खून से मैं अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। अरे एक नंबर का लालची है वो नवीन। पैसे पे नजर थी उसकी मेरी और मेरे क्लिनिक पे, और मेरी बेटी उसी का साथ दे रही है। मैं भी बहुत बिजी हूँ। वैसे भी कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? तो जाओ ढूंढो सबूत, जब मिल जाए तब आना। नेक्स्ट पेशेंट। निहायत ही बददिमाग, बदतमीज और पागल किस्म का आदमी है ये डॉक्टर। मुझे लगता है नवीन पे अटैक इसी ने करवाया होगा सर। लेकिन एक बात है, उसने पहला हमला शादी के 2 महीने बाद कराया, उसे इतनी ही नफरत थी, तो दूसरा हमला इतने टाइम बाद क्यों कराएगा? फिलहाल तो नवीन पे जहाँ अटैक हुआ था मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुनसान एरिया है, देखता हूँ पूछताछ करके किसी ने अटैकर्स को देखा हो तो। ठीक है, बताना मुझे। ठीक है सर, चलो गाड़ी सीधी ले लो। ठीक है, फाइल भिजवा दीजिए। राजेश, वो नवीन वाले केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? सब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर का फोन आया, नवीन को होश आ गया। मैं अस्पताल जा रहा हूँ उसका स्टेटमेंट लेने के लिए। उम्मीद है कुछ पता चल जाएगा। हमें बताइए कि उस दिन क्या और कैसे हुआ। सर उस दिन मैं रिक्शा से उतरकर घर जा रहा था, किसी ने मेरे सर पे, फिर मैंने उसे पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन दोनों में से किसी का चेहरा देखा है आपने? नहीं सर, उन्होंने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। आपकी बीवी और आपके दोस्तों ने बयान दिया है कि ये हमला शायद आपके ससुर ने कराया है। आपको भी ऐसे ही लगता है? नहीं अश्मिता, हम बिना किसी सबूत पे उन पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पर नवीन हो सकता है उन्होंने। अश्मिता प्लीज, सर मुझे जो पता था मैंने आपको सब बता दिया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम यहाँ इतनी सुबह? छिप कर आई हूँ। नवीन जी के बारे में सुना तो रहा नहीं गया। कैसे हैं अब? क्या हुआ? हाँ? सर दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, तुम्हारी दी टेंशन से। बहुत नाटक करती हो तुम। मैं क्या जी, एक काम वाली रख ले, मेरे कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। क्यों? वो पिछली बारी नौकर रखे से याद है कि तसी उसने? वो ड्राइवर का बेटा तेरी बेटी को लेकर भाग गया था, और अब एक और नौकर रख लूं, हैं? ताकि कोई नया कांड करवा लूं। और वैसे भी खाली बेटी रहती है, तू करती की है? कहाँ गई थी? बोल। पापा जी मैं मंदिर से। अच्छा, मंदिर गई थी? तो ला दे, ला प्रसाद दे मैनू। मंदिर गई थी ना, दे प्रसाद। की छुपा रही है? दिखा दिखा मैनू। मेरे मना करने के बावजूद तू उस भगोड़ी और उस ड्राइवर के बेटे से मिलने गई? कभी कभी तो मैनू लगता है
कि ये दोनों मेरी सगी औलाद हैं भी कि नहीं। ये क्या कह रही जी आप? सही कह रहा हूँ। एक तो मुझे जेल भेजने पे तुली हुई है और दूसरी उसकी जाके पीठ ठोक रही है, मेरे घर से खाना लेकर उन्हें खिला रही है। खबरदार खबरदार, आज के बाद तो अगर तू उन दोनों से मिली तो वरना तेरा गला खुद दबा दूंगा मैं, समझी? चल जाए तो। अब गलती नहीं करेगी, अब गुस्सा थूक दीजिए। ये हमदर्दी का नाटक मेरे साथ मत कर, तू भी ऐसी है। ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश हैं। चल जा, अभी मेरा नहाने का पानी भर। कभी कभी तो मैंने लगता है कि ये दोनों मेरी सगी औलाद है भी कि नहीं। तू भी ऐसी है। ये दोनों लड़कियां तेरी ही पैदाइश हैं। पानी तैयार है, आ जाओ। हाँ? इसका टेस्ट अजीब सा क्यों है? सुनिए जी, रेणुका कहीं भी नहीं दिख रही। पूरे घर में देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया। कहीं भाग तो नहीं गई अपनी बहन की तरह? कैसी बात कर रहे हैं जी? उसका सारा सामान कमरे में पड़ा है। अगर भागती तो सामान लेके नहीं जाती। सर जी, क्या बात है? रेणुका क्लिनिक पे तो नहीं आई? नहीं जी, मुझे तो सुबह से नहीं दिखी। तो फिर कहाँ जा सकती है? गई होगी अपनी बहन और जीजा के पास। आने दे आज उसे, उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगा। मम्मी जी आप परेशान मत होइए। हाँ कुछ पता चले तो मुझे बताइएगा। हाँ ठीक, नमस्ते। दीदी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मम्मी जी को भी कुछ नहीं पता है और कंपाउंडर को भी कुछ नहीं पता है। मुझे लगता है पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए हमको। मुझे डर लग रहा है। नहीं जी सर, मेरा कोई हाथ नहीं है उसे गायब करने में। और झूठ बोल रही है। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है। कहाँ है आपकी बेटी? और मैंने की पता, विधवा थी, चली गई अपने किसी यार के नाम फिर से घर बसाने के लिए। आप कह रहे थे आपकी बहन अक्सर परेशान रहा करती थी, कोई खास वजह? हाँ जी सर, ये है वजह। सर मेरी बहन ने भी मेरी तरह लव मैरिज की थी, पर उसकी किस्मत खराब थी तो शादी के 1 साल बाद ही एक्सीडेंट में उसके पति की डेथ हो गई। इस वजह से वो वापस घर आ गई और जब वो घर वापस लौट के आई है ना सर, इन्होंने उससे भी उतनी नफरत की जितनी मुझसे करते हैं। लेकिन फिर भी उसको घर में रखा था मैंने। हाँ रखा था, पर किस तरह याद है आपको? तेरे भागने का जितना दुख था मुझे, आज उतनी खुशी हो रही है तेरी उजड़ी हुई मांग देखकर। आना पड़ा ना, वापस आना पड़ा ना इस घर में। अब सुन, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे नियम से रहना होगा, वरना डूब मर किसी कुएं में, कूद जा, मैंने कोई फर्क नहीं पहनता। सर जब नवीन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब दीदी उन्हें देखने आई थी और तब दीदी को जान से मारने की धमकी दी थी पापा जी ने। मुझे तो लगता है इन्हीं का हाथ है, आप पता लगाइए। हाँ, मरवा दिया मैंने उसको, और मैंने तेरे पति को मरवाने की कोशिश की थी। मुझे और कोई काम धंधा थोड़ी है। रोज सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और निकल जाता हूँ कत्ल करने के लिए, है ना? देखिए साहब, इस सब नाटकबाजी के लिए आपके पास टाइम होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जब तक मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत हो, प्लीज मुझे परेशान मत करना। सानी साहब, अपनी आवाज और अपने अंदाज को जरा शराफत के दायरे में रखिए। मुझे अपनी दवा बेचने की कोशिश हरगिज मत करना। जब जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे और आप आएंगे भी। अगर नहीं आए तो आपको उठा के लाएंगे, समझे? हमने आपकी FIR दर्ज कर ली है। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये आदमी बहुत अजीब है। सही कह रहे थे। इस आदमी के घर में एक के बाद एक 2 वारदातें हुई। पहले नवीन पे अटैक, फिर बड़ी बेटी गायब। कुछ तो मसला है। एक काम करो, इसकी फैमिली के बारे में जरा आसपास पूछताछ करो। जी सर।
परेशान तो बहुत रहा करते थे वो। सानी साहब बड़ी बेइज्जती कर देते थे उनकी। अब कुछ दिन पहले की बात है। मुंह खोलो। अब कौन से राजकुमार के सपनों में खोई है मरजानी? एक बार विधवा होकर तेरे अरमान ठंडे नहीं हुए? नहीं पापा जी, वो जिस तरह कपक कर रोटियां तोड़ती है ना, उसी तरह काम भी किया कर, वरना जा सकती है दरवाजा खुला है और जाके मर सकती है कहीं भी। सॉरी पापा जी। लेकिन ये तो आम बात थी सानी साहब के लिए, हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे उनके साथ। इसके अलावा और कोई खास बात जो रेणुका से जुड़ी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। अब आपके कलेजे को टटक मिल गई। आपने मारा ना दीदी को, आपकी बेटी ने किया है। नवीन पर जानलेवा हमला होने के बाद पहले रेणुका का अचानक गायब हो जाना और अब उसकी लाश मिलना, साफ था कि साहनी परिवार के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ये इस परिवार के किसी दुश्मन का काम था? और अगर हां, तो कौन था वो? कोई गैर या फिर कोई अपना? नवीन की पत्नी अश्मिता खुलेआम घर के मुखिया और अपने पिता अजीत साहनी को इन घटनाओं का जिम्मेदार बता रही थी। लेकिन क्या इसकी वजह अपने पिता से उसकी नाराजगी थी या फिर वाकई में अजीत साहनी ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ हुए इन हादसों का जिम्मेदार था? ये रिकॉर्ड रूम में जमा करा दो। सर, रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। हादसे से पहले उसने दवा ली थी। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो सेडेटिव्स लेती थी। सर, इतना तो हम जानते हैं कि वो अपने पिता से परेशान थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने जान देने के बारे में सोची हो। हिम्मत ना जुटा पाई तो दवा लेके गाड़ी के सामने कूद गई। उसके पास से कोई सुसाइड नोट मिला? सर, ये रेणुका का फोन है जो हमें इसके रूम से मिला है। सर, इस फोन से एक नंबर पे काफी कॉल्स किए गए हैं। किसका नंबर है? सर, इसका नंबर है ये। बुलाओ उसे। ओके सर। जी हाँ सर, मैं रेणुका से बातें किया करता था और हम लोग कई बार बाहर भी मिले थे। वो अकेली थी और पापा जी के रवैये के चलते काफ़ी परेशान रहा करती थी। उन्हें संभालने के लिए मैं... तुम्हारी वाइफ को मालूम है तुम्हारी ये सो कॉल्ड संभालने वाली मुलाकातों के बारे में? जी नहीं सर, वो अपनी फैमिली को लेकर पहले से काफ़ी परेशान रहा करती है, तो इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है रेणुका और तुम्हारे बीच में अफेयर रहा हो। उसने इस बेनाम रिश्ते को नाम देने की बात की हो और तुमने मना कर दिया हो। इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया हो। सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अगर मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन करने की कोई वजह दिखाई दी तो ठीक, वरना मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अभी तुम जा सकते हो। जी सर। मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ ये सब करते शर्म नहीं आई तुमको? मैं ही अंधी थी जो तुम पे भरोसा किया। तुम पागल हो क्या? पुलिस का ठीक है, बट तुम कैसे हो सकती मेरे बारे में ऐसा? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ, आज नहीं जाना तुम्हारे साथ मुझे। मेरी बात सुनो प्लीज। मैं अपनी बच्ची कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और किसी को भी नहीं। बस मेरा यकीन करो प्लीज। पहले नवीन पे अटैक हुआ, फिर रेणुका ने सुसाइड किया और अब आपके फादर गायब हैं। आखिर चल क्या रहा है आपकी फैमिली में? हर रोज की तरह सुबह 10 बजे नाश्ता करके क्लिनिक के लिए निकले थे। फिर कंपाउंडर का 11 बजे फोन आया कि हेलो। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो क्लिनिक के लिए ही कह के निकले थे। मुझे लगा शायद किसी काम से गए होंगे, लेकिन जब शाम तक कोई खबर नहीं आई तो मैंने अश्मिता को फोन किया। हेलो अश्मिता। ठीक है, अभी तो आप लोग जाइए। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
अभी रखता हूँ। हाँ बोलो। सर कंट्रोल रूम से मालूम चला है कि रामलीला मैदान में एक लाश मिली है। चलो। सर मैंने ही आपको फोन किया था, ये लाश मिली है। ये तो अजीत सानी है। एक काम करो, आसपास देखो जरा, कुछ मिलता है क्या? हर्ष, एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। आप लोगों में से किसी ने देखा इसे कोई डाल के गया हो या कुछ? सर उनकी गाड़ी गार्डन में पीछे खड़ी है। हर्ष आओ जरा। क्या मर गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं भगवान मुझे किस चीज की सजा दे रहा है। हेलो मिसेस शर्मा, आपके यहाँ वो काम वाली बाई आती है ना, उसे जरा प्लीज भेज दो। नहीं नहीं, अपने लिए आज से ही रखूंगी। हाँ। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना तुझे? हाँ? पैसे कब देगा? सत्तार भाई, मैं कोई भी बहाने नहीं बना रहा, मुझे थोड़े दिन और दे दीजिए। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो हो गया है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। मेरा प्लीज यकीन कीजिए। पैसे घर पहुंचा दे, वरना तुझे समझा? रोए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अजीत की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई लीड नहीं। हर्ष, अजीत के केस में कुछ गड़बड़ जरूर है। अजीत मेडिसिन की फील्ड से था, भले ही उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास नॉलेज थी। फिर वो हार्ट अटैक के साइंस को कैसे मिस कर सकता था? उसके पास मोबाइल फोन था, एटलीस्ट मदद मांगने के लिए वो किसी को फोन करके कोशिश तो कर ही सकता था। इसके अलावा वो घर से क्लिनिक के लिए निकला, बिना किसी को बताए घर से इतनी दूर रामलीला मैदान कैसे पहुंच गया? एक के बाद एक घर में 2 मौतें होना, ऐसा कुछ तो है जो इस फैमिली में नॉर्मल नहीं। सर अजीत की जेब से माता के मंदिर की पार्किंग स्लिप मिली थी, हो सकता है वहां से कुछ पता चले। कौन सा मंदिर? झंडे वाला। ठीक है, आओ चलें। पंडित जी इसे पहचानते हैं आप? मैं जानता तो हूँ, अजीत नाम है इनका। पिछले कुछ दिनों से इनका आना जाना है यहाँ। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? आखिरी बार जब वो रो रहे थे। रो रहे थे? जी। कब की बात होगी? 4-5 दिन पहले। भगवान की मर्जी के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो आपके बेटी के साथ हुआ है, इसमें भी शायद उसकी कोई मर्जी होगी, और इसमें आपका कसूर कहाँ है? नहीं पंडित जी, सारा दोष मेरा है। बरसों पहले मेरे से एक पाप हो गया था, जिसका शराप मैनू लगा है। शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो अजीत अचानक मंदिर जाने लगा, इसकी वजह रेणुका की मौत नहीं, बल्कि उसी के पापों का गिल्ट, जिसके बारे में उसने उस पंडित को बताया था। क्योंकि जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन भी वो मंदिर गया था। क्या टाइम बताया था पुजारी जी ने? सर 10:30। 10:30। मंदिर से मैदान की दूरी है 45 मिनट, और अजीत की मौत का समय है 11 बजे। इसका मतलब उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई है ना मैदान में। उसको जब हार्ट अटैक पड़ा तो वो रास्ते में था। अब सवाल ये है कि हार्ट अटैक में वो गाड़ी चलाकर मैदान तक पहुंचा कैसे? जरूर उसके साथ कोई था जो गाड़ी चलाकर मैदान तक गया, उसकी लाश वहां फेंकी और वहां से चला गया। सर यानी ये वो शख्स है जिसे कभी अजीत ने नुकसान पहुंचाया था? बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो शख्स है कौन? अजीत ने मंदिर के पुजारी से कहा था कि उससे एक पाप हुआ है और उसी की वजह से उसके परिवार के साथ ये सब हो रहा है। ऐसा क्या किया था अजीत ने और किसके साथ? अगर ये पाप वाली थ्योरी सही थी तो कौन था वो शख्स? कोई गैर था या उसका कोई अपना?
अच्छे से साफ कर रही है ना? हाँ। एक भी निशान नहीं छूटना चाहिए, चमकना चाहिए। बिल्कुल चमकेगा। और सुन, ये जाले जो दिख रहे हैं ना, इनको भी साफ कर दियो। कर दूंगी। तुम लोग नहीं सर, सानी साहब बड़े कड़वे आदमी थे, किसी से ढंग से बात तक नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी किसी से। कोई और बात? क्लिनिक में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो रोजमर्रा से अलग हो? नहीं सर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो मुझे पेशेंट्स की लिस्ट दे दो। हाँ सर। सर कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन मैंने पेशेंट्स की लिस्ट ले ली है, शायद कुछ पता चले। ओके सर। मैडम, ये सरला जी का कुरियर है। मम्मी जी, कोर्ट से आए ये पेपर्स। अगले महीने सुनवाई है और आपने हमें बताया तक नहीं। पापा की पूरी प्रॉपर्टी पे आप अकेले दावा करेंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने की? अच्छा हुआ जो पढ़ लिया, कम से कम पता तो चला कि क्या चल रहा है। मुझे और नवीन को कोर्ट में घसीटेंगी आप? तो जिंदगी भर तेरे बाप की ज्यादतियों को सहती रही मैं। तेरा क्या, तो शादी करके चली गई। आज जब मुझे मौका मिला है अपनी जिंदगी जीने का, तो आज आ गए हिस्सा मांगने के लिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुझे जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। झेला तो मैंने भी है मम्मी जी, और आपसे कहीं ज्यादा झेला है। अच्छा, क्या झेला है तूने? हाँ, क्या भुगता है तूने, बता। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे, पर एक बात समझ लीजिएगा, अपना हक मैं लेकर रहूंगी। अश्मिता, हाँ भाई बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं पक्का आपके पैसे करवा दूंगा जी। मैडम जी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है। मैडम जी। तरला जी, कैसे हुआ ये सब? मैं घर में थी, तभी घंटी बजी। मैंने सोचा काम वाली आई होगी, मैं दरवाजा खोलने गई, तभी एक आदमी अंदर धक्का देके घुसाया। उसने मुंह ढका हुआ था, मेरे सर पर किसी चीज से वार किया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। सर, इस अजीत ने जरूर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा किया था, और ये वही शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है। हो सकता है कि रेणुका की मौत भी सुसाइड ना हो के मर्डर हो। पहले उसने नवीन पे हमला किया, फिर खुद डॉक्टर अजीत को मार दिया, और अभी सरला पे हमला। हो सकता है कि ये भी उसी ने किया। भाई प्लीज छोड़ दो भाई प्लीज, भाई प्लीज छोड़ दो भाई नहीं प्लीज। पैसे देगा या नहीं देगा? भाई मुझे बस कल तक का टाइम दे दो। मैं कल आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कल रोज नए बहाने, कल दूंगा, परसों दूंगा। सत्तार भाई का पैसा है, हजम नहीं होगा, आराम से, समझ गया? कब देगा पैसे? भाई कल तक चुका दूंगा पूरा पैसा। कल मतलब कल, आखिरी बार बोल रहा हूं, समझ गया? सर अजीत का एक पेशेंट मिला है, उसके पास में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, बुलाओ। सर, ये बात अजीत की मौत से कुछ दिनों पहले की है सर। मैं अपने दोस्त के कहने पर उनके यहाँ दमे की दवाई लेने के लिए गया था। दवाई तो मिल गई थी सर, लेकिन दवा के पेट में जाते ही मेरी हालत बिगड़ने लगी। अरे क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ?
विजय, विजय, क्या हुआ देख, संभाल, आराम से आराम से। कुछ मिलाया था इसमें क्या? मैंने कुछ नहीं मिलाया। संभाल इसे, संभाल। अरे इसे कुछ हो गया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझा? वो और उनका कंपाउंडर दोनों मुझे उठाकर अपने एक जानने वाले डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि दवाई प्रॉपरली बनाई नहीं गई थी, कंपोजिशन में कुछ तो गड़बड़ था सर। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस दिन कंपाउंडर भी साथ था आपके? जी सर, वो दोनों ही मुझे साथ लेकर गए थे। हमसे झूठ बोला तूने, हमसे झूठ बोला तूने। मार क्यों रहे हो साहब? झूठ क्यों बोला तूने? साहब मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ नहीं बोला तो सच भी नहीं बताया तूने। क्यों नहीं हमें बताया तूने कि एक बार दवा का कंपोजिशन गलत हो गया था, पेशेंट को हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ा, उसकी जान जाते जाते बची थी। तूने की थी ना वो गड़बड़, इसलिए हमारे बार बार पूछने पर भी तूने हमें नहीं बताया। बोल, किसके कहने पर किया था तूने और क्यों? बोल। सरला के कहने पे। सरला के कहने पर? सरला और मेरे बीच में संबंध थे। सानी साहब के साथ वो नरक जैसी जिंदगी बिता रही थी, इसलिए हम करीब आ गए। उसने मुझे दवा के कंपोजिशन में गड़बड़ करने को कहा। इससे सारा इल्ज़ाम सानी साहब के ऊपर आ जाता और उन्हें जेल हो जाती और उनका सारा पैसा हमें मिल जाता। सानी साहब को मिलावट का तुरंत पता चल गया था और उन्होंने सारी की सारी दवा फिकवा दी थी। इस तरह हमारा सारा प्लान चौपट हो गया था, जिसे तूने बाद में पूरा किया अजीत सानी को मारकर। लेकिन रेणुका को क्यों मारा तूने? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस बारे में। लेकिन क्या? मैंने उससे शादी की थी ये सोचकर कि डॉक्टर की बीवी बनने के बाद मुझे इज्जत और आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, उसके साथ शादी कर कर उस आदमी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। जिसके चलते आप अपने पति के कंपाउंडर के करीब आ गए। हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने अटैक का नाटक झूठा रचा था। आपके आशिक ने हमें सब बता दिया है। अश्मिता और नवीन दोनों बिना बुलाए मेरे घर पर आ गए, मेरे आके रहने लगे, जायदाद में हिस्सा मांगने लगे, तो मैं और क्या करती? मजबूरन मुझे वो नाटक करना पड़ा। आपने अपनी बड़ी बेटी रेणुका और अपने पति अजीत सानी को किसके साथ और कैसे मारा? रेणुका ने तो खुदकुशी की थी ना, और इनकी मौत तो दिल के दौरे की वजह से हुई थी ना। पहले हमें भी यही लगा था, पर हमें अब यकीन हो गया है कि उन दोनों का मर्डर किया गया है। ये सरला की इंटेरोगेशन से कुछ हाथ नहीं लगा? कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला। सर, मैंने रेणुका और सानी साहब का खून किया है। मुझे मेरा जुर्म कबूल है, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। ये बताओ, ये कन्फेशन सडनली क्यों? मैंने मार्केट से कई लोगों से पैसा उठाया था ब्याज पे, और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था। कर्जदारों ने जीना मुश्किल कर रखा था मेरा। उन्हीं में से किसी ये बात मैंने आपसे और मेरी पूरी फैमिली से छुपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अश्मिता के पापा को एक और मौका मिले इसे टोकने का। साहनी साहब के पास बहुत पैसे थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अश्मिता को जायदाद में हिस्सा मिलता और उससे मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। इसीलिए मैंने उन्हें मारने का फैसला किया, लेकिन उन्हें रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन तुमने रेणुका को क्यों मारा? सर, वो बहुत सीरियस हो गई थी मेरे और अपने रिश्ते को लेकर, और मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं अश्मिता को छोड़कर उससे शादी कर लूँ। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अश्मिता को सब कुछ बता देगी। तो मैंने उसे मैसेज करके मिलने बुला लिया जेठाला के पास। नवीन, अश्मिता कहाँ है? रेणुका, वो अश्मिता। अच्छा, जिस दवाई से तुमने रेणुका को बेहोश किया था उसका क्या नाम था? सर, वो दवाई, उसका मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, ये बताओ तुमने अजीत को कहाँ मारा था और कितने बजे? पार्क की तरफ, लगभग एक बजे। ले जाओ। चल। हर्ष, ये नवीन झूठ बोल रहा है। इसने ये कत्ल नहीं किया, क्योंकि इसे ये भी नहीं पता कि रेणुका को बेहोश करने के लिए क्या यूज किया गया था। और रही बात अजीत के कत्ल की, तो उसकी मौत ना तो मंदिर में हुई थी ना पार्क में। उसकी मौत का टाइम भी 11 बजे के आसपास का था। तो फिर ये सब किया किसने?
मैं जानता हूँ किसने किया। मैंने ही मारा है अजीत साहनी और रेणुका को, पर आपको ये कभी पता नहीं चलता अगर नवीन ये सब नहीं करता। हमें पहले से ही यकीन था कि ये मर्डर तुमने ही किया है, और ये भी कि इस मर्डर में तुम अकेली नहीं हो। कौन था तुम्हारे साथ? नवीन के दोस्त विक्की और सनी। लेकिन अपने ही पिता और बहन का मर्डर क्यों किया तुमने? पैसों के लिए? पैसे? दुनिया के सारे पैसे भी मिला लो ना सर, तो वो घाव नहीं भर पाएंगे जो मेरे पापा जी और मेरी बहन ने मुझे दिया। कैसा घाव? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। मुझे डांस का बहुत शौक था। पापा जी मना करते थे, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाती थी खुद को। इस बात को तो कई साल बीत गए, फिर बदला इतने साल बाद? क्योंकि मैंने जिंदगी भर अपने आप को रोक के रखा था। अपने पापा जी की करनी की सज़ा नहीं देना चाहती थी उन्हें, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। ऐसा क्या हुआ? हमें पैसे की बहुत ज़रूरत रहती थी सर। नवीन के पास कोई पक्का काम नहीं था, टेम्परेरी जॉब थी। उसी बीच हमारी बेटी भी हो गई। नवीन के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ गया, लेनदारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। इन हालातों में अपने पापा जी के आगे हाथ फैलाने पड़े। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी छोटी सी बच्ची है। पापा जी, मम्मी जी, आपको भी मेरी हालत देख के तरस नहीं आ रहा? कुछ तो बोलिए। दीदी, तुझे तो बड़ी अकड़ थी ना अपने पति पर और अपने लिए हुए फैसले पर। उनकी होया आना पड़ा ना मेरे पास भीख मांगने के लिए। 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाया तेरा वो नवीन। उस दिन मेरे सब्र के सारे बांध टूट गए। पापा जी से तो मैं बचपन से ही नफरत करती थी। उस दिन मम्मी जी और दीदी से भी नफरत हो गई। दूसरी बार धोखा दिया था उन्होंने मुझे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया कि अब मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और मैंने मार दिया। बड़ी शांति मिली उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखने में। अगर ऐसा था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? वो भी तो रेणुका की तरह खामोश थी। सही मौका देखकर अगली बारी उन्हीं की थी, उन्हें भी मार डालती हूँ। लेकिन नवीन ने अजीत ने अपनी ही मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार करके गलती नहीं की, बल्कि गुनाह किया। और इस गुनाह को ना तो माफ किया जाना चाहिए था और ना ही नजरअंदाज। लेकिन सच्चाई जानते हुए भी ना तो सरला ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश की और ना ही अश्मिता की बड़ी बहन रेणुका ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई। और उनके इसी रवैये ने अश्मिता की मासूमियत को छीनकर उसके अंदर एक लावा भर दिया जो जीवन भर उसके अंदर उबलता रहा और आखिर में उसे और उसके पूरे परिवार को ले डूबा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।